नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के साथ-साथ उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, वो मेरा खुद का ट्रेड है और खुद का ट्रेड जहाँ-जहाँ पे बना, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले कि जब भी कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, तो आपको किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है। उसके साथ-साथ किस तरीके से कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल को देखकर ट्रेड लेना है, वो मैं आज इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए एलआईसी के बारे में बात करूँ तो कंपनी में जो लोग सोच रहे थे कि एलआईसी लिस्टिंग होने के बाद बड़ा क्रैश हुआ है, मतलब कंपनी बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं, उस लोग वो लोग गलत हो गए क्योंकि आज कंपनी धीरे-धीरे करके कंपनी वही जगह पे आ चुके हैं जिसका प्रीवियस टॉप लेवल था। तो टॉप लेवल था मतलब क्या है? चलो मैं एक बार सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। तो कंपनी का जो प्रीवियस मतलब जो ओपनिंग लेवल था 917 रुपीज़ के आसपास और आज कंपनी कितने में चल रहा है? 753 रुपीज़ के आसपास। तो उतना और दूर नहीं है, अराउंड 150 पॉइंट का दूर है टोटल इसका हायर लेवल तक पहुँचने के लिए। अभी देखिए पहुँचने से पहले कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे चीज़ों का आप ध्यान देंगे, तो कंपनी यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो पैटर्न यहाँ पे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से यू पैटर्न बनेगा, मतलब इसका लाइफ टाइम यू पैटर्न बन सकते हैं। इसी तरीके से करेक्शन होकर वो टारगेट इस लेवल तक जा सकते हैं। तो अभी देखिए कब जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो तो अलग बात है। तो कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे। कंपनी के ऊपर कब बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। और देखिए कंपनी कंफर्मेशन होने के बाद नीचे आए और नीचे आकर वही लेवल को वो रिटेस्ट किया। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। देखिए वही लेवल को वो रिटेस्ट किया जो लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली एक वॉल्यूम लेवल था। मतलब स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल था। वही सपोर्ट लेवल को कंपनी रिटेस्ट किया और यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम किया और उसके बाद देखिए वॉल्यूम जब वीक होता गया, तब एक बात को ध्यान रखना, जितने सारे सेलर्स था, वो सेलर गायब हो गया और उसके बाद बायर आ गया और बड़े से बड़े ऑपरेटर यहाँ पे घुस गया और अब शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर आपके पैटर्न्स के ऊपर भरोसा है, अगर आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भरोसा है, तो पेशेंस के साथ बने रहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि इतना करेक्शन हो गया तो कंपनी और भी गिरेगा और मेरा लॉस हो जाएगा, तो देखिए लॉस तो होगा। ऐसे नहीं कि एंट्री होने के बाद ही आपको टारगेट होगा। ऐसे 1-2 कंपनी में आपको दिखेगा और 1-2 कंपनी आपको तुक्के में मिल सकता है। बाकी कंपनी आपको तुक्के में नहीं मिलेगा। आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके ही काम करना पड़ेगा। आपको हमेशा कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा। तो सिचुएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला और अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद टारगेट भी अचीव हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बहुत सारे दोस्तों ने किया, सर आपको तो पैटर्न तो दिखा, मगर इस पैटर्न को जब हम लोगों को दिखेगा तो क्या डायरेक्टली एंट्री ले लूं? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर एंट्री लेने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स जरूर चेकआउट करना। ठीक है, कंपनी का पी रेशियो अच्छा है, एकदम लो में है। आरओसी आरओई तो कहने का जरूरत नहीं है। मुझे इतना हाई लेवल का आरओसी आरओई मुझे दूसरे कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिला। और हाँ, एक दो कंपनी के ऊपर है, मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं वो कंपनी कौन सा है। अगर मुझे आप कमेंट्स के करके पूछेंगे तो मैं आपको साथ जरूर रिप्लाई करूंगा। तो कंपनी इसके ऊपर डेब्ट के बारे में बात करूँ, डेब्ट तो जीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी के ऊपर कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे कोई लोन देने का मतलब कोई वजह नहीं है, तो इसलिए कंपनी का कैश फ्लो आपको हमेशा पॉजिटिव में दिखेगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट में, तो देखिए रिजल्ट में आपको कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में अच्छा खासा दिखेगा। और देखिए कंपनी ने जो एस्टीमेट किया था, एस्टीमेट दो तरीके से होता है, एक ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, एक क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में। तो ध्यान से देखना कि जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टीमेट है, इस एस्टीमेट के हिसाब से देखा तो कंपनी के जो पिछले साल का जो एस्टीमेट था, उससे कंपनी का एस्टीमेट मिस हो चुके थे, मतलब एस्टीमेट खराब हो चुके थे। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में जो एस्टीमेट था, वो कंपनी ने क्या किया, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी एस्टीमेट को मिस किया था। फिर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ होने के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया था। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो बोरिंग्स है वो जीरो है और कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी को एक अच्छा खासा ट्रेड भी मिला। कंपनी का एक्चुअली कंपनी का कुछ ट्रेड नहीं मिला, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, इसको ट्रेड नहीं मिलता है। कंपनी का कैश इक्विपमेंट मुझे अच्छा खासा देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैंने ट्रेड लिया। और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला क्योंकि कोई भी लेवल से यहाँ पे नहीं दिखा
जब कोई लेवल बनेगा तो मैं ज़रूर कुछ स्टडी करके कोई भी ज़रूर मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे अगर करेक्शन होकर कोई भी यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट करे, तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बनेगा कफ विथ 100 पैटर्न्स। तो इस तरीके से पैटर्न जब कंप्लीट होगा, तो मैं फिर से एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक के ऊपर मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोल के आया हूँ कि येस बैंक के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि येस बैंक बड़ी मतलब बुरी तरीके से पिटाई हो सकते हैं, तो जो मैंने ट्रेड लिया था, जो ट्रेड हुआ था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हैं। फाइनली वो टारगेट को अचीव किया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके करेक्शन होने के बाद फिर से नेक्स्ट डे में अच्छा खासा एक बाइंग ट्रेड देखने को मिला। देखिए मार्केट अगर बुल रन में हो तो कंपनी तो आगे बढ़ेगा और बैंक भी आगे बढ़ेगा। और येस बैंक इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। अच्छा मतलब कंपनी के देखिए सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए 2020-21 में इस टाइम में राणा कपूर जी इस कंपनी का मैनेजमेंट में था, और इस टाइम में कंपनी का हालत खराब कर दिया था। कितना हालत खराब हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया था। देखिए मान ही लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट आज भी उतना खास नहीं है, तो फिर भी कंपनी के आज एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, वो भी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो नेट एनपीए आज एकदम 1% के नीचे आ गया, जो एक टाइम 5% के आसपास था। मान के चलिए आपने 100 रुपया मार्केट में लोन दिया, उनमें से आपका 5% लोन डिफॉल्ट हो गया, मतलब आपको मार्केट से लोन उठा तो नहीं पाए, टोटल लोन उठा पाए 95%। तो सोचिए आपका तो उल्टा घाटा हो गया ना। तो जितना कम मार्केट में पैसा पड़ा रहेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इस बेसिस में मुझे लगता है इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर तब होल्डिंग को इंक्रीज किया जब मार्केट में मैनेजमेंट को चेंज किया। इस कंपनी ने मैनेजमेंट को चेंज किया, तब इस कंपनी के ऊपर देखिए लास्ट दिसंबर मंथ से इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस ने होल्डिंग को इंक्रीज की। और पब्लिक के पास तो पहले होल्डिंग है ही, प्रोमोटर के पास पहले होल्डिंग था। 2017 में प्रोमोटर के पास 20% होल्डिंग था, वो धीरे-धीरे करके कम होता गया, और 2017 में जब इसका होल्डिंग था, इस कंपनी का प्राइस 400 के ऊपर चल रहा था, और 400 से कंपनी 1 डिजिट तक आ चुके थे। तो सोचिए कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो फिर से कंपनी रिकवरी भी किए और धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फाइनली जो टेक मतलब लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा है, वो एक एवरेज लोअर साइड का एवरेज देखने को मिला, एवरेज लेवल का एक वॉल्यूम देखने को मिला है। अगर एवरेज के बारे में बात करूं तो उतना ज्यादा खास डिलीवरी नहीं उठ रहा है, क्योंकि कंपनी आज जो लेवल टारगेट अचीव होना था वो टारगेट अचीव हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कुछ इस तरीके से रेंज स्टेट बने, जब भी कंटिन्यूसली बाइंग रेंज स्टेट बना, मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कैंडल में यहाँ पे बाइंग रेंज बना, और वो भी कितना 39% के आसपास। तो 39% के आसपास रेंज बना, और जब भी मैं आपको बताया था जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा वहां पे एंट्री होगा और यहाँ तक टारगेट बनेगा। तो एंट्री होने के बाद बहुत दिन लगा दिया, टारगेट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है अब टारगेट होने वाला है। मगर इस ट्रेड को मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मैं आपको बता दूं कि कंपनी 200 डेज ईएमए के ऊपर यहाँ पे ट्रेड बना था। तो 200 डेज ईएमए के ऊपर अगर ट्रेड बने तो मैं कभी भी उसके ऊपर ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ मैं ट्रेड लूंगा जो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है उसके ऊपर, अगर इस तरीके से पैटर्न ट्रेड हो तो मैं जरूर ट्रेड लेता। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं ट्रेड यहाँ पे लिया जो मुझे कफ विद 100 पैटर्न दिखा, तो इस पैटर्न के बेसिस में मैंने ट्रेड लिया और टारगेट भी यहाँ पे मेरा अचीव हो चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पतंजलि। देखिए पतंजलि के ऊपर एक बहुत बड़ा आ, आरोप लगाया गया कि पतंजलि जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट में बहुत बड़ा मतलब जो कंपनी डिमांड कर रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट में इतना सब कुछ है, वो प्रोडक्ट में एक्चुअली नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगा चुके हैं। 1 करोड़ का फाइन लगा चुके हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो सोचिए इस कंपनी के ऊपर कितना बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। फिर भी पतंजलि ने हाल नहीं छोड़ा, फिर से उन्होंने कोर्ट के ऊपर और एक मतलब पिटिशन किया कि वो फिर से वो रीओपन किया इस मुद्दे को कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट फेक नहीं है। तो इस कारण के वजह से शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला था। आप करेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से जो करेक्शन हुआ था, जब रिपोर्ट आया था तो इस तरीके से करेक्शन हुआ था। तो फाइनली करेक्शन होने के बाद आप देखेंगे तो एक पैटर्न क्रिएट हुआ कफ विद 100 पैटर्न्स। तो फाइनली कफ विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो कंफर्मेशन होने के बाद वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इस लेवल तक अगर जाए तो करीबन 2050 के आसपास टारगेट जा सकते हैं, और टारगेट अगर यहाँ तक जाए तो 40% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट एंट्री लेवल बन सकता है। तो इस एंट्री लेवल को अगर
आपको सही लगे कि हाँ, इस तरीके से एंटी के ऊपर काम करना चाहिए, तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद के जो ट्रेड बनता है, जो ट्रेड मुझे दिखता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर उसके ऊपर काम करना है तो आपके ओपिनियन होना चाहिए, आपके रिस्क के मतलब रिस्क का कैपेसिटी होना चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, तो 3% से ज़्यादा किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश मत करिएगा। 3% का मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपए में आप 3% मतलब 3,000 रुपया से एक शेयर के ऊपर निवेश मत करिए। अगर आप बिगिनर से थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो 5% से ज़्यादा निवेश मत करिए। बाकी देखिए, ये आपके ओपिनियन है, आपका पैसा है, आप किसी भी जगह पे किसी तरीके से लगा सकते हैं। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी जो पहले गलती करते थे, मतलब सॉरी, पहले जो मेरा गलती होता था, वो गलती को आप भी मत करिए, तो आपको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब आप मार्केट को मतलब बेकार और खराब और गैम्बलिंग कह के ही बाहर हो जाएंगे। तो एक्चुअली मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ों को सीख कर काम करना पड़ेगा। तो पतंजलि के ऊपर मैंने इसी ट्रेड लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ मुझे अच्छा दिखा और उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटन के बाद एफआईएस और डीएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो इसीलिए मैंने एक पॉजिटिव मुझे थिंकिंग लगा कि इंस्टीट्यूशन जब कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस है। और उसके साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो जो अभी नेगेटिव दिख रहा है, तो पिछली बार कंपनी के ऊपर कैश फ्लो पॉजिटिव दिख रहा था। तो इस बार नेगेटिव देखने के पीछे कारण भी है कि प्रोडक्ट का जो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो आरोप लगाया, हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ के आसपास इसको मतलब फाइन देना पड़ेगा। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर तो एक प्रेशराइज है, तो उस प्रेशराइज को कंपनी कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे करके कोशिश भी कर रहा है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखाते हो तो कंपनी के ऊपर एक बिग बिग सेल ऑफ देखने को मिला है। अभी तक बाइंग का कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिले। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एच.एम.ए. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, एच.एम.ए. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी के स्प्लिट का। तो 29 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा, हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद स्प्लिट के लिए अप्लाई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।